हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। आज का टॉपिक अपना शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बच्चा पार्टी ध्यान रहे, इस क्लास का, इस टॉपिक का ये देखो अपना पास में दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार, दमदार, मसालेदार क्वेश्चन आपको मिल गए थे। अब आज की इस ऑनलाइन क्लास में इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते सारे के सारे शामिल कर दिए गए और हमारा लक्ष्य क्या है, नीट की खोपड़ी में छेद करना। तो बच्चा फटाक फटाक से जुड़ जाइए मेरे साथ में और पढ़ना शुरू कीजिए सच्ची लगनता के साथ में, कड़ी मेहनत के साथ में, और जानिए पार्ट सेकंड को। क्या पार्ट सेकंड में मैंने कौन सा मसाला शामिल कर दिया है, आपकी सब्जी किस प्रकार की बनने वाली है वो निर्भर करेगा आज के इस मसाले पर। तो बच्चा आज का अपना पहला क्वेश्चन कहता है, रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में सहायक प्रोटीन है। देखो, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, जिसको स्कंदन के नाम से जानते हैं। उसमें कौन सी प्रोटीन भाग लेती है? रूबीज को प्रोटीन भाग लेती है, केराटिन प्रोटीन भाग लेती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भाग लेती है, या फिर ये सभी प्रोटीन भाग लेती हैं। तो अपना सिस्टम वही रहेगा, 30 सेकंड का आपके पास में समय रहेगा और जल्दी से पहुंच जाइए उत्तर के पास में और अपने मनोबल को बढ़ाइए। बिल्कुल शुरू हो गया आपके पास में, बिल्कुल 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 टाइम शुरू है आपका। हाँ, तो पहुंच गए होंगे बच्चा पार्टी। आपको याद रखना है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वो ब्लड क्लॉट में अपना योगदान देती है। यानी रक्त का थक्का बनाने में या स्कंदन में कौन सी प्रोटीन काम आती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन कहता है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन पदार्थ की मात्रा है। देखो, प्लाज्मा वाला जो भाग है उसमें प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 55% होती है, 45% होती है, 10 से 12% होती है और 6 से 8% होती है। देखो बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना। प्लाज्मा टोटल रक्त का 55% भाग बनाता है, रक्त कणिकाएं 45% भाग बनाती है। ये ऑप्शन मैंने आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया क्योंकि आप जैसे प्लाज्मा को देखेंगे ऑप्शन ए के पास में पहुंचे जाएंगे। लेकिन बच्चों, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूछा क्या गया है, प्लाज्मा में भी पूछ लिया किसका भाग? प्रोटीन पदार्थ की मात्रा का। तो आपको याद रखना है 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। रुधिर के प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना द ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रासरणी संतुलन के लिए किया जाता है? यानी 4 ऑप्शन आपके सामने, ग्लोबुलिन प्रोटीन का, एल्बुमिन प्रोटीन का, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का, केराटिन प्रोटीन का। इनमें से 4 कौन से ऑप्शन है जिनका उपयोग किया जाता है प्रासरणी संतुलन के लिए? तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, किसका किया जाएगा? एल्बुमिन प्रोटीन का किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का शानदार अगला क्वेश्चन है, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा में या प्लाज्मा को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। यानी खालिस्तान में क्या आएगा? सीरम आएगा, लिपिड आएगा, कोशिका द्रव्य आएगा, फाइब्रिनोजन आएगा। पहुंच जाइए जल्दी से अपने उत्तर के पास में। देखो, रुधिर में 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक स्कंदक कारक होता है जो रुधिर का थक्का बनाता है, एक प्रतिस्कंदक कारक होता है जो रुधिर का थक्का घोलने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको जानना है। बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। बिल्कुल नहीं भूलोगे जी सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से सत्य कोशिका है, यानी ऐसी कौन सी सेल होती है जिसको सत्य कहा जाता है? आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट को, या फिर इन सभी को? देखो, पहले तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। सत्य कोशिका का मतलब होता है जिसके अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती हो। ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक है? सर, इतनी हिंट देने के बाद में तो हम उत्तर पे पहुंच गए। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। आरबीसी और प्लेटलेट में तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। हाँ बच्चा, याद रखना, स्तनधारियों के अंदर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन 2 अपवाद हैं, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बिल्कुल याद रखना है जी सर, रख लेंगे। अगला क्वेश्चन अपना है, संक्रमण से बचाने तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सहायक है। न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट होता है, इओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें संक्रमण से बचाता है या फिर एलर्जी के समय क्या काम करता है? रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है। कौन सा होगा? पहुंच जाइए फटाक से। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर तक जाइए।
हाँ सर पहुंच गए हम। अब देखो मैं आपको बताता हूं और आपको जो आपने सोचा उसके साथ में मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल एक ऐसी रक्त कणिका होती है जो बॉडी को संक्रमण से बचाने तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सहायक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है एक हृदय चक्र का समय है जब एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो हार्ट चलता है ना, हार्ट साइकिल चलती है, तो एक बार चलेगी तो कितना समय लगेगा, 72 मिनट का, 0.8 सेकेंड का, 1 मिनट का और 5 घंटे का। सर आपने ऑप्शन से ही समझा दिया हमें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड हो जाएगा। तो बच्चा कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में टी तरंग किसको प्रदर्शित करती है। देखो ईसीजी मशीन के अंदर जब हार्ट बीट को मापा जाता है या इसको चेक किया जाता है तो तरंगें बनती हैं। कौन कौन सी तरंगें बनती हैं, पी, देखो आपको याद रखना है, पी तरंग बनती है, क्यू आर एस तरंग बनती है और एक टी तरंग बनती है। ये जो टी तरंग होती है किसको निरूपित करती है, नीले का उत्तेजना से सामान्य स्थिति में आना, नीले के अध्रुवण को करती है, नीले के संकुचन को करती है या फिर इन सभी को करती है। तो आपको याद रखना है ये जो टी तरंग होती है नीले का उत्तेजना से सामान्य स्थिति में आना, इसको निरूपित करने का काम है करती है। नहीं भूलोगे, नहीं सर बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन, धमनी व शिरा में उपस्थित परतें होती हैं। ये अपने पास में धमनी का डायग्राम हो गया और ये अपने पास में शिरा का डायग्राम हो गया। इनके अंदर कौन सी परतें पाई जाती हैं, अंत स्तर कंचुक पाई जाती है, मध्य कंचुक पाया जाता है, बाह्य कंचुक पाया जाता है या फिर ये सभी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो द ऑप्शन दिया गया है ये सभी, इसका मतलब है कि धमनी और शिरा के अंदर अंत स्तर कंचुक भी होगा, मध्य कंचुक भी होगा और बाह्य कंचुक भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना द ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर कहता है जब हृदय पेशी में पर्याप्त O2 नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द होता है जो निम्न में से प्रदर्शित करता है। देखो जब हृदय की पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती है तो सीने में तेज दर्द होने लग जाता है, जिसको तनाव कहते हैं, जिसको हृदय धमनी रोग कहते हैं, जिसको हृदय शूल, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं या जिसको हृदय पात के नाम से जाना जाता है। तो बच्चा याद रहे जिसको क्या कहते हैं, हृदय शूल या एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हृदय पेशी के अंदर क्या हो जाएगा, यानी देखो हृदय पेशी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सीने में तेज दर्द होगा। इसका मतलब आपको समझ आना है कि आपको जो डिजीज हुआ है उसको हृदय शूल या एंजाइना पेक्टोरिस से कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर ये क्या मजाक कर रहे हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। जी बच्चा ये मजाक नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है, मुझे आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। सरल क्वेश्चन करोगे तो आपके अंदर एक नया ही उत्साह मनोबल होगा और वो आपको क्या काम करेगा, फिर हार्ड क्वेश्चन को सरल करने की एनर्जी देगा। इसलिए आपको मैंने दो बीच में मुलायम से प्रश्न दे दिए। पहला तो अपने पास में है सर्वदाता रुधिर वर्ग है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। सर ये तो हमें पता ही है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग क्या होता है, ओ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया जो कक्षा 6 से लेकर के लंबी लंबी कक्षाओं तक आता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, 150 दिन होता है, 5 से 6 दिन होता है, 10 से 12 दिन होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, 120 दिन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना दिन हो गया बच्चा, 120 दिन हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और आज का अगला क्वेश्चन कहता है हृदय में आवेगों का सहवन का सही मार्ग है। देखो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए और 4 ऑप्शन में भी 4 बातें बताई गई हैं। इसका मतलब टोटल 16 ऑप्शन आपके सामने पड़े। आपको एक सीक्वेंस जानना है कि सही सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हृदय आवेग कहाँ उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में किस में जाते हैं, उसके बाद में किस में जाते हैं, उसके बाद में किस में जाते हैं। तो आपको देखना है सबसे पहले देखो एवी नोड दिया हुआ है। तो देखो आपको बच्चा याद रखना है, अब हम जानते हैं कि एस ए नोड के अंदर तो आवेग उत्पन्न होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिन्नु ऑरिकुलर नोड कहते हैं, जिसके अंदर तो आवेग उत्पन्न होते हैं और वहां से धीरे धीरे किस में चले जाते हैं, हृदय तथा हृदय की भित्तियों में और नीलियों में चले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया, तो द ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो एस ए नोड से उत्पन्न होने के बाद में आवेग किस में जाते हैं, एवी नोड के अंदर जाते हैं। तो क्या आपको याद रखना है, साव याद रखना है, साव यानी एस ए ए वी। तो देखो 2 नंबर ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, एस ए वी दिया हुआ है। तो तीसरा तो अपने आप ही गलत हो गया, लेकिन नहीं सर हमें दूसरा पूरा पढ़ना। तो बच्चा याद रखना सबसे पहले एस ए नोड में आएंगे, उसके बाद में ए वी नोड में आएंगे, उसके बाद में बंडल ऑफ हिंज में चले जाएंगे और उसके बाद में वो आवेग किस में चले जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर में चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हिज का बंडल होता है नीलियों में तंत्रिका आवेग। देखो हिज का बंडल होता है नीले में तंत्रिका उत्तक की आपूर्ति करता है
हृदय में तंत्रिका ऊतक की आपूर्ति करता है, नीलियों में पेशीय ऊतक की आपूर्ति करता है और हृदय में पेशीय ऊतक की आपूर्ति करता है। तो आपको बच्चा याद रखना, जो हिज का बंडल होता है ना, ये नीलियों में पेशीय ऊतक की आपूर्ति करने का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। स को क्या मान लेंगे, करेक्ट मान लेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन कहता है एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन मछलियों में। इसके बाद में हम बात करेंगे किसके अंदर पाया जाता है, मेंढक में, इसके बाद में सरीसृप में, और उसके बाद में किस में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है मछलियों के अंदर क्या पाया जाता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज का कारण है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, पेरिकार्डियम, देखो क्या दिया, पेरिकार्डियम का संक्रमण, हृदय वाल्व का कमजोर होना और हृदय की पेशियों तक रक्त की आपूर्ति न होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय की पेशियों तक रक्त की पूर्ति का न होना किसको निरूपित करता है, ये यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लसिका वाहिनियां अपने पदार्थों को डालती है, किस में डालती है, महाशिरा में जो दायां आलिंद में प्रवेश करती है, या फिर फुफ्फुस धमनी में, या फिर दायां आलिंद में, या फिर टांगों में जाने वाली धमनी में। तो करेक्ट हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, यानी महाशिरा में जो दायां आलिंद में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त दाब किसने मापा था, यानी सबसे पहले रक्त दाब को मापने का काम किसने किया, विलियम हार्वे ने, कार्ल लेंड स्टीनर ने, हेल्स ने घोड़े में, विनर नामक वैज्ञानिक ने बंदर में। तो आपको याद रखना है हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े में सबसे पहले रक्त दाब को मापने का काम किया था। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, धमनी की नब्ज को अंकित करने वाला उपकरण है कौन सा, स्पिग्मोमीटर, बेरोमीटर, स्पिग्मोग्राफ, या फिर स्टेथोस्कोप। किसकी बात कर रहा है अगला, धमनी की नब्ज को अंकित करने वाला उपकरण। तो आपको याद रखना है इसका क्या हो जाएगा, स्पिग्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पिग्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर कि ये जो अपने पास में, अगला ऑप्शन देखो ध्यान देना, थोड़ा सा इश्यू हुआ है इसके अंदर, क्या हो गया अपने पास में, यानी ये जो 20 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान देना, ब्लू बेबी में उत्पन्न होने का कारण, ब्लू बेबी के उत्पन्न होने का कारण है पेशेंट फोरामेन ओवेल होता है, या फिर पेशेंट डक्ट आर्टियोरिस होता है, यानी आर्टियोरियोसिस होता है, या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल विकार होता है, ये सभी होता है। देखो आपको एक बात बताऊं, ये अपने पास में दोनों आलिंद हो गए और ये अपने पास में दोनों नीले हो गए। कुछ बच्चों में क्या होता है, ये जो अंतरा आलिंद पट्ट होता है इसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, तो दाएं भाग का जो रुधिर होता है वो बाएं में चला जाता है और बाएं वाला किस में आ जाता है, दाएं में। तो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिलने के कारण से बच्चे का जो पेशियां जो त्वचा होती है वो पीली नीली पड़ जाती है, सॉरी कैसी पड़ जाती है, नीली, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है वेंट्रिकुलर सेप्टल विकार के कारण से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, लसिका है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है लसिका के अंदर न तो आरबीसी पाई जाती है न प्लेटलेट पाई जाती है। पहला क्या कहता है, आरबीसी रहित रुधिराणु, तो ये हो सकता है सही। फिर देखो प्लाज्मा रहित, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर देखो डब्ल्यूबीसी तो उसके अंदर पाई जाती है, तो ऑप्शन अपने पास में द हो जाएगा, यानी लाल रुधिराणु का मतलब हो गया आरबीसी और पट्टिकाणु का मतलब हो गया प्लेटलेट। तो आरबीसी और प्लेटलेट दोनों ही नहीं पाई जाती किसके अंदर, लिम्फ या लसिका के अंदर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने हृदय का ट्रांसप्लांटेशन किया था, विलियम हार्वे था, वॉटसन था, क्रिश्चियन बर्नार्ड था, या फिर खुराना था। तो बच्चा याद रखना आपको, क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का काम किया था। और मजेदार क्वेश्चन अपना अगला है, निम्न में से कौन सी धमनी डायफ्राम को रक्त देने का काम करती है, यानी डायफ्राम को किसके माध्यम से रक्त मिलता है, फ्रेनिक धमनी के माध्यम से, रिनल धमनी के माध्यम से, स्प्लेनिक धमनी के माध्यम से, कोडल धमनी के माध्यम से। तो ये जो फ्रेनिक धमनी होती है ये क्या काम करती है, डायफ्राम को रुधिर देने का काम करती है। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा, फ्रेनिक धमनी जो होती है वो डायफ्राम को रुधिर देने का काम करती है। आज का अपना 24 नंबर क्वेश्चन है, गति प्रेरक प्रभावित करता है हृदय की पेशियों में संकुचन को, हृदय में रुधिर प्रवाह को, हृदय स्पंदन दर को, या फिर तंत्रिका आवेग का जन्म। तो आपको याद रखना है गति प्रेरक का मतलब हो गया एस ए नोड, और इसका मतलब ये किसको करेगा, यानी हृदय की पेशियों में संकुचन करेगा। किस में करेगा, हृदय की पेशियों में संकुचन करने का काम करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, हृदय पेशियों की विशेषता होती है तीव्र संकुचन व थकावट वाली, तीव्र संकुचन व बिना थकावट वाली, मंद संकुचन व थकावट वाली, मंद संकुचन व बिना थकावट वाली। तो आपको पता ही है हृदय पेशियां कभी भी थकती नहीं है, इसका मतलब बिना थकावट, लगातार तेज संकुचन करती है, इसका मतलब तीव्र संकुचन, इसका मतलब ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट।
तीव्र संकुचन व बिना थकावट वाली। अगला क्या कहता है, हृदय स्पंदन की दर कपाल तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती है, 10वीं, 9वीं, तीसरी या फिर 5वीं। तो आपको याद रखना 10वीं कपाल तंत्रिका जो होती है वो हृदय स्पंदन दर को कंट्रोल करने का काम है करती है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्तनियों के हृदय के दाएं आलिंद में रुधिर कहाँ से पहुँचता है। तो देखो, अग्र महाशिरा, अग्र व पश्च महाशिरा, पल्मोनरी शिरा, साइनस विनोसस, यानी आपको किसकी बात कर रहा है। ये लॉजिक हम डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास में 2 आलिंद और 2 नीले हो गए। ये कह रहा है दाएं आलिंद, इसकी बात कर रहा है। और इसमें रुधिर कहाँ से आएगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 2 डक्ट पाई जाती हैं, एक को अग्र महाशिरा कहते हैं और एक को पश्च महाशिरा कहते हैं। तो ऑप्शन अपना जो ब इसमें दोनों दिए गए, अग्र महाशिरा व पश्च महाशिरा क्या काम करती है, हृदय के दाएं आलिंद में रुधिर लाने का काम है करती है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था। देखो, 2 क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था कि हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था, और आपको ध्यान होगा उसके अंदर उत्तर था क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो यहाँ पर मैंने द भी दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन भारत में पूछ लिया इसने। कहाँ पर पूछा है, भारत में। तो आपको याद रखना है डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने सबसे पहले भारत में क्या काम किया था, हृदय प्रत्यारोपण का काम किया था। यानी हृदय प्रत्यारोपण का काम सर्वप्रथम भारत में किसने किया था, यानी डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। और एक काम की बात और ध्यान रखना, 3 अगस्त 1994 को, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 अगस्त 1994 को 1994 एक 42 वर्षीय व्यक्ति था जिसका नाम देवीराम था। देवीराम में डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने हृदय प्रत्यारोपण का काम किया था। कब, 3 अगस्त 1994, और ये 42 वर्षीय देवीराम था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से रक्त फिल्टर उपकरण है, यानी ऐसी कौन सी मशीन है जिसको रक्त फिल्टर कहा जाता है, प्लीहा को, यकृत को, वृक्क को, या फिर इन तीनों को ही। तो आपको याद रखना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए तीनों को ही कहा जाता है रक्त फिल्टर मशीन, यानी ब्लड फिल्टर अपरेटस के नाम से जिसको जाना जाता है। आज का अंतिम और 30वां प्रश्न आपको कहता है, सिस्टिक वेन, सिस्टिक वेन रक्त लाती है, सिस्टिक वेन रक्त लाती है, कहाँ से लाती है, पित्त कोश से, यकृत से, अग्नाशय से, आमाशय से। यानी ये जो शिरा है ये कहाँ से रुधिर लाने का काम करती है, तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे, पित्त कोश से रुधिर लाने का काम किसका होता है, सिस्टिक वेन का होता है। तो आज की इस धमाकेदार मसालेदार चटपटी क्लास के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिले। टॉपिक था अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, यानी क्या था, ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला, यानी रुधिर परिसंचरण वाला। इस प्रकार से आपको करीब 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिले। पोस्टमार्टम कर दिया गया इस चैप्टर का। आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास का आप वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको बेहतरीन धमाकेदार क्लास मिलती रहेगी। तब तक इस पूरे वीडियो को देखना है, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिल गए नेट की खोपड़ी में छेद करने वाले अपनी नोटबुक में उतारिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगली क्लास के लिए मैं आपका वेट करूंगा, आप मेरा वेट करना। इसी प्रकार से सामंजस्य बनता रहेगा, लगातार स्टडी होती रहेगी। छुट्टियों का पूरा जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। बच्चा एक बार फिर से इस क्लास को पूरा देखने के बाद में गहरी नींद में सोना है, और स्वीट मीठे मीठे आपको सपने लेने हैं। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।